बहुत वहां पर स्पेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भोजपुरी समाज पिछड़ा हुआ था और यहाँ पर रंगमंच में जैसा कहा कि भाई नृत्य होगा, अभिनय होगा, पाठ्य होगा। तो नृत्य, अभिनय और पाठ्य से मिल करके नाटक बनेगा जो भोजपुरी रंगमंच पर आएगा। बस ये है, उसके जो पात्र होंगे, अगर उसमें स्त्री पात्र छोड़िए तो स्त्री पात्र बड़ी दूर की बात है, पुरुष पात्र भी नचनिया बजनिया के रूप में ही माना जाता था। वहां से जब ज्ञान की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ और इसके बाद धीरे धीरे करके आधुनिकता बोध उत्पन्न हुआ तो लोगों ने मर्यादा को थोड़ा शिथिलता किया। तो भोजपुरी रंगमंच का इतिहास मंच के उभार का और मर्यादाओं के शिथिल होने का इतिहास है, इसको याद रखिएगा। और मर्यादाएं, ओढ़ी मर्यादा बात कर रहा हूं, जैसे जैसे शिथिल होती गई रंगमंच अपनी गति से, अपनी चाल से वैसे वैसे उभरता चला गया। नहीं तो ये छोड़िए, मतलब अभिनय छोड़िए, गाना भी, अरे वो गाना बजाने, बाद में तो एक दौर ये भी था कि जब उपन्यास पढ़ना, यानी अगर लड़की उपन्यास पढ़ रही है तो बड़ा भयानक है। लड़की कोई किताब पढ़ रही है, अभी कवित्री है, बड़ी ख्यात कवित्री सविता सिंह, उनका एक संस्मरण में पढ़ रहा था उनके बचपन का, सविता सिंह का। तो उसमें उन्होंने बहुत कहा कि भाई हम बचपन उपन्यास पढ़ते थे और उपन्यास पढ़ना जिसे कुफ्र माना जाता था, लड़कियों, खासकर लड़कियों का। तो सूचित रंगमंच के मामले में क्या स्थिति रही होगी? तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए कि भोजपुरी रंगमंच अब सृजन की प्रस्तुति और जड़ता से संघर्ष के बीच विकसित हुआ है, यानी सर्जनात्मक प्रस्तुति और सामाजिक जड़ता के बीच के संघर्ष से प्रस्तुत हुआ है और आगे आया है। आप देखिए, जब भोजपुरी रंगमंच आया, भोजपुरी नाटक आए, भिखारी ठाकुर को आप ले लीजिए, उसके पहले तो ये जो रविदत्त शुक्ल का देवाक्षर चरित्र है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। 1884 में वो लिखा गया था देवाक्षर चरित्र, जो नाटक शैली में था। तो वहां से रविदत्त शुक्ल, उसके बाद रामगरीब चौबे ने 1885 में नागरी विलाप नाम का नाटक लिखा था। तो यहां से भोजपुरी नाटक की शुरुआत होती है। फिर विदेशी आता है, तो तमाम सारी विकास की संभावनाएं होती हैं। फिर आप सब जानते हैं कि वो जो लोहा सिंह नाटक था, रेडियो नाटक था लोहा सिंह, तो वो जो लोहा सिंह नाटक था रामेश्वर सिंह कश्यप का, वो कितना पॉपुलर था कि कई लोगों ने भोजपुरी सीखी उससे, लोहा सिंह को समझने और सुनने के लिए। तो यह लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा कि सृजन के विस्तार और जड़ता से संघर्ष के बीच भोजपुरी जो रंगमंच है वो यहाँ तक पूरी तरह से विकसित हुआ है। और आप देखिए कि जब भोजपुरी रंगमंच आया तो उसके सामने चुनौतियां क्या थी। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग पढ़ते और करते रहते हैं, तो उसके सामने चुनौतियां क्या थी आप देखिए। सबसे बड़ी चुनौती थी कि स्त्री चेतना को कैसे बदला जाए, स्त्री को लेकर के जो सामाजिक जड़ता थी उसको कैसे बदला जाए, स्त्री को कैसे उन सामाजिक दबावों से मुक्त किया जाए कि वह उसका सोशल पार्टिसिपेशन संभव हो सके, सामाजिक सहभागिता संभव हो सके। ये तो उसके सामने यह था। दूसरी बात, परिवार को कैसे शिक्षित किया जाए कि वो आधुनिकता के बोझ से जुड़े और जड़ संस्कार से थोड़ा मुक्त हो सके। ये भी आप देखिए उसके सामने एक चुनौती थी। और तीसरी बड़ी बात ये थी कि सामाजिक परिवर्तन के हथियार के रूप में भोजपुरी रंगमंच को, उसके नाटकों को कैसे विकसित किया जाए। ये जो हमारे सामने जो ये सब चुनौतियां थी, इन्हीं चुनौतियों के बीच रविदत्त शुक्ल से लेकर भिखारी ठाकुर से लेकर के रामेश्वर सिंह कश्यप ने अपने अपने नाटक लिखे और उनके माध्यम से रंगमंच का विकास हुआ, जिसका कि वर्तमान आशीष त्रिवेदी में संपन्न होता है। आप देखिए कि उस बड़ी परंपरा के वाहक हमारी जो युवा पीढ़ी की, जो सशक्त युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि आवाज के रूप में बागी बलिया में रहने वाले आशीष त्रिवेदी भोजपुरी रंगमंच को जितना बचाने और जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश की सराहना की जानी चाहिए और इस कोशिश में सहभागी होना चाहिए और खुल करके इनका साथ देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। ये
ये जो चीजें हैं, तो आज का जो आयोजन है, आप देखिए इस रूप में कितना महत्वपूर्ण है कि हमने इस उनके व्याख्यान में उसकी सीमाओं के बारे में जाना, उसकी संभावनाओं के बारे में जाना, और यह भी जाना कि एक व्यक्ति, जैसा जो वो बता रहे थे, तो कितनी महत्वपूर्ण बात थी कि जब भिखारी ठाकुर के नाटकों के मंचन की बात आई तो मैं तो तैयार हो गया, लेकिन उसके लिए स्त्री पात्र चाहिए, विदेशी अगले स्त्री पात्र चाहिए। स्त्री पात्र कहां से आए? कोई लड़की भाग लेने को तैयार नहीं थी। तो अपनी बहनों को देखिए परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि अगर अपनी बहन को सामने न लाते तो दूसरे पड़ोस की बहन तो कहती ना, अपने बहनी के तो छोड़ दो, अपने बहन तो न छुआ था, अब दूसरे की बेटी के कहता चल नाचा तू, चला गा। तो आप देखिए ये परिवर्तन होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी बहनों को तैयार किया, पिता से सहमति ली, और जब बहनें इनके साथ मंच पर उतरी, और तब जाकर के गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, शहर के लोग अपने घरों की लड़कियों को आगे ले आए। तो कहने का आशय यह है कि आप बाकी छोड़ दीजिए, तो चेतना के यह परिवर्तन को जो लक्षित किया जा सकता है वह भी एक अभूतपूर्व परिवर्तन है कि धीरे धीरे कहा कि भाई जैसे देखिए पहले यही न था ना, स्त्री शिक्षा को लेकर के जब सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला संभवतः पुणे में 1884 में, और जब वो उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर किया तो अब कोई लड़की निकालने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्त्री पढ़ करेगी क्या? यानी लड़की अगर पढ़ लेगी तो समझ लीजिए घर में झगड़ा करेगी, वो बकवास करेगी। वहां से समाज बदला है। फिर उन्होंने मोहल्ले के घर के कुछ लड़कियों को आगे बढ़ाया, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा की बात की, और वहां से आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि हमारी कुमारी अलका जब मन से गाती है, टप्पा गाती है, चैती गाती है, होली गाती है, कजरी गाती है, हमारी अपनी छात्रा, तो सोचिए कितना अनुपम छवि हमारे बीच निर्मित होती है। और जब उसको सोशल मीडिया पर जाता है और अलका गा रही होती हैं, कोई लड़की तबला बजा रही होती है, कोई लड़की हारमोनियम बजा रही होती है, तो ये देखिए कैसे, तो ये एक दिन में चीज नहीं बनती है। यानी इस रंगमंच को बनाने में, इन नाटकों को बजाने में शताब्दियां खप जाती हैं। इसलिए हमें वर्तमान के साथ साथ हमें अतीत को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। भोजपुरी धन केंद्र अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत इसी सजगता के साथ आज उपस्थित है। इस श्रृंखला में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। आज आशीष त्रिवेदी को पाकर के भोजपुरी केंद्र इनका कृतज्ञ है, इनका अभिनंदन करता है, और अपने छात्र को अपने बगल मंच पर अपने बगल बैठा करके और उसको लंबे समय तक सुनना और उसके भविष्य की मंगल कामना करना, भविष्य में उससे बहुत सारी उम्मीद करना, इससे बड़ी सफलता तो एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकती है। तो मैं तो आज पूरी तरह से आशीष त्रिवेदी को पाकर के अपने को सफल महसूस करता हूँ। और इनकी एक कविता है, वो सुना करके मैं समाप्त करता हूँ। 4 लाइन बड़ी अच्छी कविता इनकी है। कविता बनी रहे इसके लिए जरूरी है उन चीजों को, कविता बची रहे इसके लिए जरूरी है उन चीजों को बचाया जाए जिनका जिक्र कविता में जरूरी होता है। अर्थात कविता में जिनका जिक्र होता है, जिन चीजों का जिक्र होता है, उन चीजों को बचाए जाना बहुत जरूरी है। तभी कविता भी बची रहेगी और तभी भी वे चीजें भी बची रहेंगी। भोजपुरी रंगमंच को लेकर के यही बात है कि भोजपुरी समाज जिन स्थितियों, जिन पदार्थों, जिन वस्तु स्थितियों से निर्मित होता है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे आदर्श स्थिति होती है, मुक्ति के आवाहन को लेकर के, जड़ता से मुक्ति का आवाहन से की जो यात्रा होती है, उसके लिए जरूरी है कि वे चीजें भोजपुरी रंगमंच तक पहुंचे और रंगमंच के माध्यम से हमारे तक आए, ताकि वे दूनी गति से संप्रेषित हो सके। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सब हमारे छात्र बहुत ही आप समझिए आधे घंटे की सूचना पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूं कि 24 घंटा अलर्ट मोड पे रहना, पता नहीं कब कौन सी जिम्मेदारी का एहसास या कौन सी जिम्मेदारी का एहसास हो या कौन सी जिम्मेदारी उठानी पड़े। और मैं पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे गौरव बोध होता है कि केंद्र के और हमारे हिंदी विभाग से हमसे जुड़े हुए जो छात्र हैं, वो 24 घंटे नहीं, वो आधे घंटे की नोटिस पर
बड़ा से बड़ा समारोह करने में सक्षम हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं। इसी के साथ आप सब उपस्थित छात्रों को स्नेह और आशीष। अक्षत का संचालन तो अद्भुत है, आप जानते ही हैं। बहुत ही पढ़े लिखे छात्र हैं, शोधार्थी हैं। हिंदी सोपान के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ रखा है। हिंदी सोपान का 4 वर्ष इनका पूरा हुआ है, उस पर भी एक योजना जल्दी ही अंतिम रूप लेने वाली है। तो अक्षत को भी मैं इस संचालन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।